तो हम चुनाव नहीं हारे, हमें चुनाव असल में हराया गया। एक बड़ा हार का कारण लोगों के बीच में सुगबुगाहट है कि आपके बेटे का जो मामला रहा वो रहा। तो आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आखिरी बार वोट डालोगे, हम नहीं वोट डाल पाओगे, इसलिए बीजेपी को ना दो, किसी को दो। यूपी में भी बहुत लोग कहते हैं कि योगी जी के अलावा जो किसी की सुनी नहीं जाती है। बहुत पुराना घिसा पिटा डायलॉग हो गया सांसद जी। आए तो सच्चाई है तभी तो बयान है। तो ऐसे और मेरे पास तमाम अन्य जनपदों के आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ अपने विधायक से क्यों नहीं मिलते। अच्छा सांसद जी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात बहुत आती है आपकी सरकार में और आपकी पार्टी में कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। आपने भी एक दो बार बोला है यहाँ ब्राह्मण लोग मजदूरी करने के लिए कितने लोग खड़े हैं, एक आदमी नहीं मिलेगा। क्षत्रिय कितने खड़े हैं, एक आदमी नहीं मिलेगा। तो आपने उसको भरे मन से धमका दिया कि तुम्हारे ऊपर जो है कार्रवाई कराएंगे, तुम्हारे ऊपर जांच बिठाएंगे और तुमको जो है तुम्हारा सारा नशा उतार देंगे। तो कौशल जी इतने सौम्य सरल आदमी है, कभी हाइपर होने धमकाया नहीं, हाइपर होने का। हाँ, जो आपकी बहू का एक वीडियो वायरल हुआ उसमें वो बहुत आरोप लगाई आपके बेटे पर और पूरे परिवार पर लगाया उन्होंने कि मेरा प्रताड़ना इन लोगों ने किया। दलित पिछड़े तो है आपके साथ में, लेकिन सवर्ण है, तो वो सवर्ण बिरादरी नाराज होगी कहीं ना कहीं। आपको लगता है 27 में उसका फर्क पड़ेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओपन टॉक विद होम में। आपने बहुत सारे एमपीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के आपने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के हमारे साथ जो है वो गुफ्तगू देखी हमारे शो में। आज का जो हमारा शो है, आज का जो हमारा एपिसोड होगा वो होगा बहुत ही डाउन टू अर्थ जमीनी चीजों से जुड़े हुए एक ऐसे नेता से जिन्होंने तमाम तरह की ऊंचाइयां, उतार चढ़ाव और आप कह लीजिए ट्रेजेडी, वो तमाम तरह के जो है जीवन में उन्होंने हर मौसम को देखा है। तो हम तमाम अनुभवों को उनके साथ अभी लेंगे, उनके साथ हम साझा भी करेंगे, वो हमारे साथ करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा आपका इंतजार न करवाते हुए बता दें, हमारे साथ निवर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम पहला सवाल हमारा यही होता है कि कैसे हैं आप? हमारे मेहमान हैं आप। मैं ठीक हूँ, पूरी तरह फिट हूँ। ठीक ठाक हैं आप? हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी मेरा करीब 24 किलो वेट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है दिल्ली में, अरे वाह, उसमें एडमिट कराया और पंचकर्मा के द्वारा अच्छा मेरा 24 केजी वेट कम हुआ, 24 किलो। आमतौर पर प्रधानमंत्री जी जो है ये भी काम कर लेते हैं, लेकिन उनके पास सांसद जी आप तो बहुत करीब रहे हैं उनके। हम लोगों ने अक्सर आपको जो है मीडिया में, टीवी पर देखा है, हम देखते भी रहे हैं कि आप लगातार उनके साथ जो है वो दिखते रहते थे। तो प्रधानमंत्री जी को इतना समय मिल जाता है कि मतलब वो कहें कौशल जी थोड़ा सा वेट कम करिए? हाँ, मुझे तो कई बार टोका उन्होंने। फिर एक दिन तो एक कार्यक्रम के दौरान जब सियाफ कर रहे थे उनको जी, तो गाड़ी से उतर के आए और मेरा हाथ पकड़ा और कहा अभी जाओ हॉस्पिटल, अभी तुरंत। मैंने कहा चला जाऊंगा सर। मैं लखनऊ आना था तो मैं लखनऊ आ गया जी। तब तक के फोन आ गया मनसुख मांडविया जी, उस समय माननीय मंत्री थे जी, उसके स्वास्थ्य विभाग के। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी का आदेश है आप हॉस्पिटल जाइए। तो फिर मैं एक दो दिन बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गया, वहाँ एडमिट हुआ, पंचकर्मा हुई। पहले 3 दिन, फिर 10 दिन और फिर 9 दिन, ऐसे करके धीरे धीरे करके फॉलो किया मैंने। तो जो डिसिप्लिन था वहाँ का उसको माना मैंने जी। उसमें जैसे गेहूं छोड़ देना, काजू छोड़ देना, केला छोड़ देना, आलू छोड़ देना, सारी चीजें, चाय छोड़ देना। तो ये सारी चीजें वो किया मैंने, तो मेरा 24 किलो वेट कम हो गया है। सांसद जी कभी कभी बड़ा तकलीफ होता है जब हमारे समाज में लोग कहते हैं, जो बड़े भावुक लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इनके लिए इतना किया लेकिन जो है उसका रिजल्ट हमें जो है वो अनुकूल नहीं मिला। तो ऐसा ही कुछ जो है आपके साथ मंजर हुआ। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर आने वाला हूँ। सबकी मदद करने वाला सांसद कौशल किशोर जी चुनाव हार गए। उस समय जो है कैसी फीलिंग रही और जो है उसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मैंने तो 2014 में, तो मैं पहले तो एमएलए का चुनाव लड़ता था, एमएलए बना जी, लगातार 6 चुनाव हारा मैं, तब मैं एमएलए हुआ और फिर 5 चुनाव लगातार हारा, फिर उसके बाद मैं सांसद हुआ 2014 में। तो जब मैं सांसद का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से जी, लोगों ने सवाल किए, खास करके पत्रकार बंधुओं ने ही सवाल किया कि इतना बड़ा क्षेत्र है,
24 लाख की आबादी है, कैसे लोगों से संपर्क करेंगे। तो उस समय एक मैंने नारा दिया था, मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। तो लोग मेरा नंबर आप रखिए, समझिए मैं आपकी जेब में, नंबर निकालिए, मिलाइए मेरे कॉन्टैक्ट। हाँ, ये जो है नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि मंत्री जी हमारे जेब में है। हाँ तो वो इस तरीके से जो है एक मैंने किया और लोगों को भरोसा हुआ जी। और ये नारा तो दे दिया मैंने, लेकिन 2 नंबर दिए मैंने जी। तो मुझको 3 महीने तक 2 नंबर और 2 मोबाइल लगातार कान में लगाने पड़ते थे। ओहो। और सिर्फ इसलिए, कभी मैं कहता था रात के 2 बजे भी फोन उठाऊंगा, हाँ, तो लोग रात के सीरियस 2 हो बजे गए। भी फोन लोग करते थे। हाँ। मैंने पूछा क्या कह रहे, आपने बोला था कि 2 बजे फोन उठा लेंगे, तो चेक कर रहा था उठाओगे कि नहीं उठाओगे। तो इस तरह जो है रात के 2 बजे भी हम फोन उठाते थे। और उठाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम होगी रात में तभी फोन बिल्कुल करेगा। बिल्कुल, नहीं आप कोई शौकिया नहीं करेगा, मगर उनको ऐसा लगता था कि नेता लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, और ये विचारधारा आमतौर पर लोगों में होती है। वो मेरे को भी उसी श्रेणी में गिनते थे, तो इसलिए वो आजमाने के लिए। तो सांसद जी कहाँ मतलब कमी रह गई थी? आप इतनी आज भी हम लोग देखते हैं कि आपके घर पर बिल्कुल मजमा लगा रहता है, और माननीय विधायिका जी, आपकी धर्मपत्नी जी जो हैं, वो भी विधायिका हैं और मलिहाबाद से। तो लगातार जो है इतनी सेवा, और मैंने तो देखा है जहां तक, या मैंने लोगों से जो बात किया बीच में जाकर के, उन्होंने कहा कि कोई भी हो, कभी भी सांसद जी ने क्षेत्र नहीं पूछा कि कहां से आए हो, सीधा फोन किया या चिट्ठी लिखी। कारण क्या था? मैंने कभी से क्षेत्र नहीं पूछता, हाँ, और कभी किसी की जाति नहीं पूछता। जी बिल्कुल। धर्म भी नहीं पूछता। पीड़ित आदमी है, उसकी प्रॉब्लम है, अपनी पीड़ा लेके आया है, उसकी समस्या हल करने का प्रयास करता हूँ। कमी हमारे में कोई नहीं रही। हमारी तो कमी ये रही सिर्फ कि हमने लोगों पर भरोसा आंख बंद करके किया। कौशल जी भावुक इंसान है, बहुत ज्यादा भावुकता ज्यादा हावी हो जाती है। भावुकता दरअसल में दिल से ज्यादा काम करते हैं, दिमाग से कम काम करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। दिल से काम करेंगे आप किसी के लिए, जब तक इमोशनल नहीं होंगे, हाँ, तब तक आप किसी काम को कर नहीं पाएंगे। हाँ, दिल से नहीं कर पाएंगे फिर। दिल से नहीं कर पाएंगे, फॉर्मेलिटी अदा करना लगता है। तो हम चुनाव नहीं हारे, हमें चुनाव दरअसल में हराया गया। चुनाव हराया गया आपको? हाँ, जानबूझ करके लोगों ने हराया, और उसके पीछे के कई कारण थे। एक तो मैं अपनी अलग कुर्सी मैंने नहीं रखी, उसी में से कुर्सी उठाना, उन्हीं के साथ बैठ जाना। तो वो गरीब तबके का आदमी जो कभी विधायक और सांसद के बराबर नहीं बैठ सकता था, मंत्री के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। टूटी चप्पल पहने हुए या पुराने कपड़े पहने हुए वो मेरे पास आके बैठता था, मैंने कभी उसको हटाया नहीं। कोई कितना भी बड़ा आया हो तो उसके लिए दूसरी कुर्सी मंगा दी, मगर उससे कभी ये नहीं मैंने कहा कि ये कुर्सी तुम छोड़ दो। क्या बात है। तो ये कुछ लोगों को बुरा लगता था। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी कि अलग से एक कमरा रखना चाहिए जब हम लोग स्पेशल बात करें। हाँ, जो विशेष व्यक्ति हैं, विशिष्ट वाले, तो उनके लिए अलग कमरा होना चाहिए। मेरे लिए था कि कोई विशिष्ट नहीं है। विशिष्ट तो मेरे लिए वो है जो पीड़ित है, जिसके लिए वादा किया हम आपका काम करेंगे, आपकी समस्या निपटाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उन लोगों ने प्लान करके हराने का प्रयास किया। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो हमारी पार्टी के लोग थे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, मेरे पार्टी के लोग थे जी, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। और उनका ये मानना था कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और ये भीड़ लग रही है, दूसरे जनपदों से लोग इनके पास काम कराने, यहाँ और दिल्ली में। दिल्ली में भी मेरे आवास पे लोग, पूरे देश से लोग आते थे, क्योंकि विकास मंत्री भी रहने का नहीं है तो रुक जाते थे। हाँ हाँ हाँ, मैं वहीं खाते थे, वहीं रहते थे। कुछ लोग तो ऐसे रहे कि मेरे यहाँ वहीं रहे, खाए पिए, काम कराए, और चुनाव में मेरा विरोध किया। वो जैसे हुआ था ना सांसद जी की, जब अभी बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़े, तो वहां पर जो मार्जिन था वो घट गया था। और ऐसा बताने वालों ने बताया, जो वहां पर निरीक्षण जब हुआ, कि उन्हीं के बहुत करीबी बूथ के जो अध्यक्ष थे, उनके यहाँ से वोट नहीं गया,
ये भी सत्यता बाहर आई। हाँ, बिल्कुल सत्य है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को हराने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। कारण बता दूं मैं। कारण ये कि प्रधानमंत्री जी ने अपने एक बयान में हम लोगों की मीटिंग में बोला था सांसदों के साथ कि देश के 90% जनपदों में मैंने प्रवास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जमीन से उन चीजों को जानते थे कि किसी के यहाँ बिजली नहीं है, आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, लोगों के पास खाते नहीं बैंक में खुले हैं, खाना चूल्हे पर बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, बीज लेने के समय, बुआई के समय लोगों के पास पैसा नहीं है, ये सारी चीजें। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री जी बने हो तो उन्होंने पहले जनधन योजना खाते खुलवाए, उसके बाद सौभाग्य योजना के तहत बिजली, फिर लोगों को गैस सिलेंडर छूटे, महिलाओं के नाम राशन कार्ड, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन अभी 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा जी, ताकि कोई भूखा न रहे। 4 करोड़ आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी में प्रथम चरण में दिए, सेकंड चरण में जो है 3 करोड़ आवास और मंजूर किए, ताकि कोई देश में कोई भी व्यक्ति बगैर आवास का न रहे, बीच के समय उसे कर्जा न लेना पड़े। तो वो 2000 की 3 फसलों में किस्त देना, फसल बीमा, गरीब किसान, हाँ, तो उसमें कृषि सम्मान निधि जी। तो ये इतना जो काम था, और अगर गरीब आदमी खत्म हो गया तो उसके कुछ नहीं तो वो बीमा योजना, जो दुर्घटना बीमा योजना 1 रुपए वाली जी, जीवन ज्योति बीमा जो 330 रुपए की साल में, दोनों जमा कर दें 342 हो गया साल में, तो 4 लाख रुपए मिल जाता था अगर कोई दुर्घटना हुई तो। आप समझिए कि ये चीजों को जो उन्होंने किया जी, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? 55 करोड़ लोगों की इलाज। अब रिएक्शन भारत में तो गरीब जनता को मिला, तो कुछ राशन भी ले रहे हैं, आवास भी ले रहे हैं, मोदी जी को गरिया भी रहे हैं, लेकिन इसका विदेश में रिएक्शन बहुत हुआ। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान वगैरह इन देशों में देख लीजिए आप, अमेरिका वगैरह में, वहाँ की जनता, वहाँ के नेता लोग हमारे भारत देश को गरीब देश घोषित किए हुए। ये तो गरीबों का देश है, सपेरों का देश। तो आप विदेश गए होंगे? नहीं, मैं कभी नहीं गया। नहीं गए? तो मैं सुनता रहता हूँ ना। जी जी जी, आपके लोगों ने बताया होगा आपको। तो ये चूंकि उनके बयान में आता रहता है, और एक दोयम दर्जे का हमारे देश को जो समझने का प्रयास करते थे, तो जब मोदी जी ने जब देना शुरू किया तो वहां की जनता ने डिमांड किया कि जब भारत में लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल सकता है, 55 करोड़ की इलाज मिल सकता है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप तो संख्या में कम है। इसीलिए पाकिस्तान में देखिए हुए जनता की आवाज क्या आई, हमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पाकिस्तान की जनता ने बोला मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। भूल गए वो हिंदू मुस्लिम क्या होता है, क्योंकि लोगों को जरूरत की जरूरत है। मैं मिनिस्टर था उस समय, जो है मेरे पास जापान के एक एमपी आए और उन्होंने कहा कि मैं ये जानने आया हूँ कि प्रधानमंत्री जी लोगों को आवास कैसे दे रहे हैं, हम तो नहीं दे पा रहे, हम तो आप विकसित कंट्री है, क्यों नहीं दे पा रहे? आबादी कितनी? उन्होंने कहा 8 करोड़। मैंने मेरी यूपी की 24 करोड़ आबादी कितने नहीं दे पा रहे आप? कितने को दिया? कहना 1000 लोगों को आवास हम नहीं दे पाए। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जिंदा इच्छा शक्ति है, उसके कारण वो ये सब चीजें दे रहे हैं, क्योंकि देश को फिर से वो विकसित देश बनाना चाहते हैं, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाना चाहते हैं। सांसद जी, जो आपने एक बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि वो कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे हराया, मुझे उनके बारे में बोलने में कोई जो है गुरेज नहीं है, तो आप उनका नाम लेना चाहेंगे? कौन थे वो लोग? नाम नहीं लेना चाह रहा हूं मैं, इसलिए कि जो है मैं उनको जानता हूं, और वो लोग भी इसमें सुनेंगे तो जानेंगे कि 1-2 नहीं थे। अच्छा, ये मंत्री सांसद थे कुछ बड़े, या अधिकारियों की साजिश थी? नहीं, अधिकारियों का नहीं था। उसमें जो है कुछ नेता लोग थे और उनके अपने। आपके संसदीय क्षेत्र के या बाहर के? नहीं, हमारे संसदीय क्षेत्र के थे। और आप समझिए कि बूथ लेवल पे भी प्रॉब्लम हुई, मुझे वो बस्ता बांटने में प्रॉब्लम हुई। कई जगह बस्ते नहीं लगे, जो आधिकारिक जो बूथ अध्यक्ष थे पार्टी के, लोगों ने नहीं लगाए, और कुछ लोग न्यूट्रल है, कुछ लोगों ने कहा हरा दो। और मैं तो यहाँ तक बता रहा हूँ कि जा करके लोगों ने कहा कि यार कौशल कोड मत दो, हम लोग नहीं दे रहे हैं।
आप लोग भी मत दो। आपके विषय में ये भी भ्रांतियां रही या फिर ये सही है, अब वो तो आप ही बताएं क्योंकि वो ओपन शो है। आपके बारे में थी कि कौशल किशोर जी कम्युनिस्ट थे, बाद में जो है वो ये विचारधारा को फॉलो किए जो बीजेपी की विचारधारा है। देखिए सच्चाई क्या है? मैं जो प्रधानमंत्री जी एक बार हम लोगों से पूछ रहे थे कि यूपी के कुछ सांसदों से भाई अपना अपना जी शुरू से बताओ। तो उस समय प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया, मैंने कहा सर मैं तो वहां से निकला हूँ, गरीबों की, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जो जमीन को जोते वो जमीन का मालिक होवे, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। मैंने कहा मैं तो वहां से निकला हूँ। फिर प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा कि कम्युनिस्ट लगातार खत्म होता जा रहा है, उसका कारण बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या है, तो मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, कम्युनिस्टों का जो एम था उसका आपने अपहरण कर लिया। जो कम्युनिस्टों का आवाज उठानी चाहिए थी, जिसके लिए लड़नी चाहिए थी, वो प्रधानमंत्री जी ने वो सारी खुद अडेप्ट कर लिया। भूखों को धन और धरती बट के रहेगी, या भूखा नहीं रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। आपने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया या उनको ऑलराउंडर घोषित कर दिया? तो प्रधानमंत्री जी इस बात पे मुस्कुराए भी, और प्रधानमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं, ये बात की मुझे खुशी है कि इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी का पर से लोगों का जो भरोसा और विश्वास उठा वो हुए। दूसरा, कम्युनिस्ट जो है वो पूरा काम नहीं करते थे, जब तक ये है वो क्रांतिकारी रहेंगे, जब चुनाव आएगा तो चुनाववादी हो जाएंगे, 10-5 सीटों पे लड़ाएंगे, उसके बाद फिर वो ये किसी एक टारगेट को लेकर के चलने का काम उन्होंने नहीं किया। उनके फेलोर होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी रहा। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों, किसानों, मजदूरों की प्रॉब्लम्स जिनको लेकर के कम्युनिस्ट या नक्सलपंथी जो भी थे जिसको करते थे, वो सारा काम प्रधानमंत्री जी ने खुद किया। लोगों को सड़कें दी, गांव तक के बिजली पहुंचाई, घरों तक के बिजली पहुंचाई, लोगों को राशन उपलब्ध कराया, लोगों को आवास उपलब्ध कराया। तो लड़ने के लिए मुद्दा क्या बचा था? तो मैं समझ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आज भी जो है उनको अगर देखेंगे तो रियल में वो ऑलराउंडर है। हार की जो वजह आपने बताई वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, और वो आपकी पार्टी में ही कुछ लोगों ने ऐसा साजिश किया। एक बड़ा हार का कारण लोगों के बीच में सुगबुगाहट है कि आपके बेटे का जो मामला रहा वो रहा, जो गोली चली और जो है उसमें वो शक के दायरे में आए और जो हत्या हो गई। आप नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और वही नशा जो है आरोप लगा कि मंत्री जी के घर में जो है हो रहा था, तो ये सच्चाई क्या थी? ना वो तो देखिए, वो घटना, बेटा तो मेरा था ही नहीं और वो तो दराज में उसका रिवॉल्वर रखा था। हाँ, लाख था। अच्छा, ये भी बोला गया कि ये प्लानिंग थी और वो जो है बेटा एक दिन पहले ही दिल्ली इसीलिए निकल आया। नहीं, वो तो देखिए विरोधी अपनी बात कहेगा। हाँ। उनके परिवार के सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सब साथ में थे और उनके घर से ही पहले फोन आया। अच्छा, हम लोगों के पास। तो वो जो घटना है उसका चूंकि एक केस चल रहा है, उसमें कोर्ट में है, इसलिए उस पर ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, कोर्ट निर्णय करेगा। लेकिन जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं जी। उनका दूर दूर तक के कोई लेना देना इस मैटर से नहीं था। ये अटेंडम घटी हुई घटना थी। सांसद जी, वो जो ये चीजें तो आपने अटेंडम बताई, लेकिन जो आपकी बहू का एक वीडियो वायरल हुआ उसमें वो बहुत आरोप लगाई आपके बेटे पर और पूरे परिवार पर लगाया उन्होंने कि मेरा प्रताड़ना लोगों ने किया, हमें प्रताड़ित किया और मैं सुसाइड करने की उन्होंने कोशिश की। तो इसमें क्या था फिर सच्चाई? देखिए, पहली बात तो वो मेरा बेटा नहीं था जी, उसके पिताजी का इनकाउंटर हो गया था। उसकी माँ उसको जो है देने जा रही थी उसमें जो बच्चों को पालते हैं। तो मेरे यहाँ वाइफ ने तो ये 2002 की बात है, कहा अरे वह मत दो, हम उसे पाल लेंगे। तो वाइफ ने पाल लिया, ले लिया, उसको हमने अपना नाम भी दिया, मगर वो सब पूरा हमने बाप का नाम दिया था। जी जी।
लेकिन वो ये बड़ा खुलासा लेकिन आपने किया कि वो आपका बेटा नहीं था। हाँ, ये तो मैं कर चुका खुलासा, हाँ पहले भी कर चुका हूँ। जी। लेकिन वो जो बाद में उसके साथ घटना हुई, अब वो कैसे उसका वो था, वो उन्हीं दोनों लोग जानते हैं कैसे उनके संबंध हुए, क्या हुए। फिलहाल उन लोगों ने शादी की, और फिर जब वो मेरा कहना भी वो जायज़ नहीं, मेरे से जब शादी करने के पहले ही इस बात का हो गया था, उनसे मैंने मना किया जब उसने बताया, तो उसने कहा कि नहीं, हम परिवार छोड़ देंगे, अच्छा, और हम उसके साथ रहेंगे। तो फिर मैं कोर्ट में जाके एक मुकदमा करके मैंने उसको डिस्पसेस कर दिया था। इसलिए कि जो है डिस्पसेस करने का मुकदमा करके वो कर दिया था, और उसमें मैंने खुलासा कर दिया कि मेरा बेटा नहीं। लेकिन इसका जो है इम्पैक्ट जो है वो लोग कह रहे हैं कि पड़ा लोकसभा चुनाव। नहीं, सब झूठ बोलते, इसका कौन सा इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद तो आप समझिए, इम्पैक्ट पड़ा होता तो ये तो जबकि घटना, मैं तो मिनिस्टर उसके बाद बना। चुनाव नहीं हुआ था ना सांसद जी? चुनाव उसके पहले 2022 का चुनाव भी हुआ। हाँ, उसमें विधायक जी जीत करके जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं। ये जो लोग बताते हैं वो गलत बताते हैं। सच ये है कि एक तो ये हुआ, दूसरा हारने का एक कारण और था, जो विपक्ष ने ये हल्ला मचाया, और हमारे कुछ लोगों ने जो बोल दिया कि हम इतनी सीटें पा जाएंगे, हम जीत करके आ रहे हैं, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये बयान दिया। उस क्लिप लोगों ने चलाई कि बीजेपी आ जाएगी, वो जो फैजाबाद वाले जो अयोध्या वाले सांसद जी ने जो चलाया, जी, तो आ जाएगी, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आखिरी बार वोट डालोगे, अब नहीं वोट डाल पाओगे, इसलिए बीजेपी को ना दो और किसी को दे दो। तो आपने ये जो है लोगों के बीच में जाकर के बोला नहीं कि भाई मैं खुद ही जो है वो दलित पिछड़े समाज से आता हूँ, और कहाँ से जो है चीजें, जब आपका जनप्रतिनिधि वो तो देखिए हम लोगों ने बोला, और बोला भी, और व्यक्तिगत उसके जो हम लोगों के थे, इसीलिए हमें 5,97,000 वोट मिला भी। और लेकिन जो बसपा का जो कैडर था वोट, उसने वो सपा को वोट नहीं देता था, लेकिन इस चुनाव में बसपा का कैडर वोट अपने में नहीं डाला, सपा को वोट दे दिया। अभी दिल्ली में जब पिछला हाउस चल रहा था दिसंबर वाला, तो उसमें हमने मौजूदा सांसद का आपके किया था, आर.के. चौधरी जी का इंटरव्यू, तो उसमें तमाम एमपीज के हुए थे सेशन के दौरान पार्लियामेंट के। तो उनसे हमने आपके ऊपर एक प्रश्न किया था कि आर.के. चौधरी जी, कौशल जी चुनाव कैसे हार गए, और मैंने ये शब्द बोला था कि बड़े ही सरल और मृदुभाषी व्यक्ति हैं, उनके घर पर आज भी इतनी भीड़ लगती है, और आपके घर पर एमपी रहते हुए इतनी भीड़ मुझे नहीं लगती, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन चुनाव वो हार गए, उसका बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने पहले बोलने से मना कर दिया, उन्होंने कहा आप जाने दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण रहा है कि वो क्षेत्र में कम जाते थे। नहीं, बड़ा कारण तो उनको खुद मालूम है कि उनके पास भाजपा के कौन कौन से लीडर जाके बैठे और जाकर के कहा कि हम आपको चुनाव जिता रहे हैं। ये बात उन्होंने बताई नहीं। अब बोल दीजिए सांसद जी, नाम बता दीजिए। मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, नाम उन्हीं से पूछिएगा कि कौन कौन से लीडर उनके पास जा करके और ये बात जा करके कहे कि मैं आपको चुनाव जिता रहा हूँ, वो बोलेंगे वो भी नहीं। आपके कुछ किसान मोर्चा के कई लोग थे जिनसे मेरी बात हुई, अब आप नाम नहीं बता रहे तो मैं क्या बोलूं नाम। उन्होंने कहा कि कौशल जी चुनाव हार रहे हैं उस दौरान, और हमने कहा कि अरे ये कैसे हो गया, भविष्यवाणी आप लोग तो वहां प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा चुनाव हार रहे हैं। हाँ, इसलिए कि मैं बताया ना कि चुनाव हराने वाले लोग ही तो जानेंगे ना कि हाँ हम हरा रहे हैं। जो व्यक्ति आपका प्रचार कर रहा है वो व्यक्ति कह रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए कि चुनाव मुझे हारने का कोई वो नहीं था कि मैं हार जाता। लेकिन मैंने बताया ना कि अगर कोई बीजेपी का ही झंडा लगा के, पार्टी का झंडा लगा के और जाके कहेगा कि नहीं जीत रहे, प्रचार उसके विरोध है, तो फिर जो काम वोटर हमारे साथ खड़ा हो रहा है वो भी मालूम हुआ कि बैठ गया, अरे हार रहे। तो चूंकि एक हवा बहती ना उस पे, ये हमारे व्यक्तिगत लोग थे। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव रखना चाहिए, बी पॉजिटिव, एक जो कहावत। अगर मैंने तो हर बूथ पे अपना एक आदमी अलग से बूथ बना करके रखा है। मैं निर्दलीय एमएलए जीत करके आया हूँ जी। मैं तो इन तमाम साजिशों से पहले ही वो गुजर चुका हूँ। लेकिन इसमें कई एक कारण रहे हारने के। एक तो अगर
वो नहीं बोलते तो चुनाव हम लोग जीत जाते। अगर आरक्षण के खिलाफ ना बोलते, संविधान के खिलाफ ना बोलते, तब भी जीत जाते। दूसरा, हराने वाले लोग अगर वो हराने पे हमारे ही दल के समर्थक अगर वो नहीं जुटते तब भी हम चुनाव किसी कीमत पे नहीं हारते। खैर उसका मुझे कोई नहीं, मुझे तो मैंने बताया 15 चुनाव लड़ा हूँ, 12 हारा हूँ, 3 ही जीता हूँ। तो हारने का वो नहीं, लेकिन हर बार एक नया अनुभव होता है। इतना चुनाव हारे और जीते तो खैर सम्मान, आपको बहुत बड़ा पद मिला, जो कि 5, 6 बार 7 बार के एमपीज को नहीं मिलता है। आपकी पार्टी में हमने देखा है, आपको बड़ा जो है सम्मान मिला। लेकिन वो ताकत कैसे, कहाँ से आती थी कि इतना चुनाव हारने के बाद भी फिर यार लड़ो? नहीं, मैं तो डिसाइड कर लेता हूँ। मैं चूंकि जो है मेरा एक अपना टारगेट है। जैसे मेरे कोई माँ बाप कोई पॉलिटिकल तो थे नहीं, मैं ही उसमें। एक बात और भी सुनी थी कि सांसद जी स्कूटर से पहले चला करते थे, एक समय था, बड़ा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। स्कूटर से ही मैंने संगठन मलियाबाद में बनाया। वो स्कूटर अब भी है मेरे पास, तो उसी से बना करके वो इंडिपेंडेंट चुनाव मैंने जीता। जैसे तो ये मैं मान लेता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, तो गिनती में हारता था और बाहर आके किसी मोटरसाइकिल या गाड़ी पे खड़े या डिवाइडर पे खड़े होके फिर काउंटिंग एजेंट और जो भीड़ होती थी उनको फिर भाषण तुरंत देता था। चलो एक कदम रह गया और। तो मैं 3 बार सेकंड आया हूँ। क्या बात है, वाह। तब मैं चौथी बार जीता हूँ। फिर मैं हारता गया, सेकंड आता गया। लेकिन मेरा ये है, मेरा ये नहीं था कि ये कोई मेरे माँ बाप की कमाई थोड़ी है कि चली जाएगी संपत्ति तो ये मेरा उससे कोई लेना नहीं है देना। बड़ी बात है कि 6 चुनाव हारने के बाद भी स्टैंड होना बहुत बड़ी बात है। मैं जो 7वां चुनाव जीता उसमें भी मेरा केवल 2,500 रुपए खर्च हुआ। अरे वाह। और वो भी मेरे भैया ने 2,500 रुपए नॉमिनेशन फीस में दिया था कि लो तुम इस बार मेरे पैसे लगाओ। बस वही मेरा सारा पैसा जनता लगा। आपको क्या लगता है ये जो समय चल रहा है, उस समय को अगर हम 20-25 साल पहले की बात बता रहे हैं, 30 साल पहले की बात, अभी का समय जो चुनाव है वो पैसे पर आ गया है, निर्भर हो गया? अगर पैसा नहीं है तो आप चुनाव मतलब नहीं लड़ सकते। पॉसिबिलिटी कम है। चुनाव में संसाधन की जरूरत होती है, संसाधन की, और बाकी तो जनता चुनाव लड़ाती है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर देखें जो अभी आर.के. चौधरी जी चुनाव जीते हैं तो मुझको लगता है उनको कुछ ही नहीं लगाना पड़ा होगा, क्योंकि जब लोग लग गए कि बीजेपी को ना दो किसी को दे दो तो सामने वही था। आपने कहा ना कि आपके लोगों ने उनकी मदद कर दी। चलिए खैर ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो आपकी सरकार ला रही है और विशेष सत्र उसके लिए बुलाया गया। 362 सांसद उसके लिए चाहिए समर्थन में आने के लिए, और आपकी पार्टी के पास 292 है। तो कैसे ये बिल पास होगा, कैसे लग रहा है आपको? बिल पास होगा या फिर अमित शाह जी जो जिस चीज के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं कि जोड़ो और तोड़ो पार्टी बना करके, और नहीं, ये तो आज पार्लियामेंट में वोट होगी। तो बिल इसलिए पास होगा कि 2 चीजें हैं, या तो विपक्ष पॉलिटिकल सुसाइड के लिए खड़ा हो तो इसका विरोध करे, और पॉलिटिकल लाइव रहना चाहते, जिंदगी में रहना चाहते, राजनीतिक रूप से जिंदा रहना चाहते हैं महिलाओं के प्रति, तो फिर इसको सपोर्ट करें। और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और मुझको लगता है विपक्ष सपोर्ट करेगा भी। और प्रधानमंत्री जी ने तो ये तक कह दिया कि सारा क्रेडिट आप ले जाओ। नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है, मतलब पहले जातिगत जनगणना तो करा लीजिए। अमित शाह जी ने कहा कि नहीं हमारा वो चल रहा है, तो क्या जल्दी है, मतलब कहाँ जातिगत जनगणना पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे इस बात पे कभी कभी हंसी आती है जब विपक्ष ये बात करता कि जातिगत जनगणना करा लो। हर बार जब से जनगणना होती है जातिगत और धार्मिक आधार पे होती ही है। कॉलम है, उसका फॉर्म भरा जाता है कि धर्म क्या है, हिंदू, आपका धर्म क्या है, मुस्लिम, धर्म क्या है, फला, आपकी जाति क्या है, फला, उपजाति क्या है, फला, ये सारा भरा जाता है, डिक्लेरेशन नहीं होता। अमित शाह जी ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण हमारी पार्टी नहीं देगी। नहीं, धर्म के आधार पे आरक्षण है ही नहीं। मुसलमानों की बात किए थे। नहीं, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है।
आरक्षण तो दबे कुचले लोगों के लिए, जिनकी एक अनुसूची बनाई गई, जो जातियों के आधार पर सामाजिक रूप से दबाए गए, क्योंकि इस्लाम में धर्म है नहीं, इस्लाम धर्म में जाति है नहीं, तो इसलिए ये जो दबे कुचले लोग थे जातियों के सामाजिक आधार पे, उनकी एक सूची बनाई गई, इसीलिए वो अनुसूची को अनुसूची कहा गया। तो अनुसूचित जाति और आदिवासी वनवासी अनुसूचित जनजाति, उनको आरक्षण दिया गया। लेकिन एमपी तो है नहीं आपके पास, वो 362 एमपी वाला जो खेल है वो कैसे पूरा होगा? आपको लगता है, आपको अमित शाह जी पर पूरा भरोसा है? नहीं, हमें इस बात पे भरोसा नहीं, हमें इस बात पे भरोसा है, अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि महिलाओं को ये जो विधेयक आ रहा है इसमें आप सपोर्ट कीजिए और विपक्ष पूरा इसका क्रेडिट ले। हमारे पास उतनी संख्या नहीं है, अच्छा, लेकिन विपक्ष इस बात का क्रेडिट ले कि हमने इसको पास कराया। तो सांसद जी एक बात बताइए, हम भी महिलाओं के खिलाफ नहीं है, हम तो अच्छी बात है कि वो जो है पुरुषों के साथ हाथ से हाथ और पैर से पैर मिला करके चले, लेकिन इसकी जरूरत कैसे मतलब पड़ गई? कहाँ से आपकी सरकार के अंदर ये आइडिया, कहाँ से कौन से लोग हैं जो ये आइडिया देते हैं कि 250 सीटें लगभग और बढ़ा दो? अच्छा, एक चीज और भी है, उसका बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका जो 250 के करीब लगभग जो एमपीज बढ़ेंगे उनके लिए भी आवास व्यवस्था परसीमन होगा, तो सरकार कितना मतलब जो है वो तो बोझ एक्स्ट्रा पड़ा ना, तो वो महंगाई में तो जुड़ेगा, टैक्स आप बढ़ाएंगे। लगातार आबादी बढ़ रही है, जब हम आजाद हुए हमारी आबादी 35 करोड़, आज हम 140 करोड़, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है, और जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो चीजें आसानी से लोगों तक पहुंचती हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देखे होंगे कि जनधन योजना खोली तो कि राजीव गांधी जी ने बोला था अपने प्रधानमंत्री रहते हुए कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सारा पैसा पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने जनधन योजना खाता मुफ्त में खुलवाए, और जिसको पैसा देते एक क्लिक करते उनके खाते में पहुंच जाता है। नहीं तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो 250 के लगभग सीटें बढ़ी हैं वो इसलिए बढ़ाई गई हैं क्योंकि आबादी ज्यादा है, तो वो एक एमपी इतनी आबादी को प्रॉपर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, हैंडल करे, अच्छी तरीके से चीजों को ले जाए, और महिलाओं की भागीदारी बढ़े। और महिलाओं की जो भागीदारी होती है, वो महिलाओं की जब भागीदारी बनेगी तो आप देश दुनिया में देख लें, जब तक कि महिला पूरे परिवार को संभालने का काम करती है, आप एजुकेशन के मामले में ले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, आपको सही तरीके से अपना वो कमिटेड तरीके से काम भी करने का काम करती हैं। पॉलिटिकल चीजों में भी अगर आप देखें तो सही तरीके से उनकी भागीदारी, वैसे तो 50% होनी है, आधी आबादी है, हम 33% उनको दे करके उनको स्टैंड करने का काम करें, पॉलिटिकली स्टैंड करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आप देखे होंगे कि मेरे यहाँ तो पत्नी खुद ही विधायक हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, पत्नी के बारे में भी आपने जैसे जिक्र कर दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये चीजें तो जो है बेटे को भी लड़ाई जा सकती थी, लेकिन आपने 5 साल पहले या 4 साल पहले मेरे से एक बात कही थी कि इसलिए हम लड़ा रहे हैं जयदेवी जी को चुनाव क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाभी जी को चुनाव लड़ाओ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था। हाँ। मैं बता रहा हूँ, ऐसा कि पहले 2017 में मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहता था, बड़े वाले। हाँ। अपने मेरी एक वो है कि मैं अपने लोगों से राय मशविरा लेता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि किसको लड़ना है, यार मैं इसको लड़ाना चाहता हूँ। तो जनता ने मुझसे कहा कि नहीं, मेरी जो फॉलोइंग है, जो हर स्तर पे तैयार रहते हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि नहीं, हम तो आप भाभी को लड़ाइए, जयदेवी जी को, पत्नी को लड़ाइए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो इतने दिनों से हम लोग जाते हैं, पानी पिलाती हैं, अपने हाथ से चाय पिलाती हैं, बहुत डाउन टू अर्थ। ये तो खैर सही है, लगता नहीं कि वो विधायिका है, तो उनका कर्ज है मेरे ऊपर, हमें मुझे अदा करना है, इसलिए आप उनको लड़ाइए। तो फिर मैंने उनको चुनाव लड़ाया 2017 में, वो जीती। 2022 में उन्हें नहीं लड़ाना था, ना वो लड़ना चाहती थी। मैं 22 की बात करूं, जब मैंने बोला प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और बात भी हुई कि हाँ ठीक है, विकास को लड़ाना है। वहां हम जेकी को लड़ाना चाहते थे सिदौली में, मगर वो हुआ कि सबको नहीं मिलेगा। आन टाइम पे टिकट दे दिया कि नहीं, लखनऊ में केवल
कोई महिला नहीं लड़ रही, अकेली लड़ रही। तो आखिरी दिन नॉमिनेशन किया। तो बेटे को आगे विधायक बनते हुए देखेंगे हम लोग, और कहाँ से देखेंगे? मलिहाबाद से बनेंगे। मलिहाबाद से जो है लड़ाने का इरादा है, पार्टी उस पर फैसला करेगी और वो लगातार काम भी कर रहा है लगातार। सांसद जी, यूजीसी का मामला बहुत गरमाया बीच में, और उस पर आपकी पार्टी ने बहुत देर तक बोला नहीं। हम सोच रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या थी? जो लोग कह रहे हैं, जो आपकी जो एक मूल जो कैडर वोट है कहते हैं बीजेपी की, वो है सवर्ण। दलित पिछड़े तो हैं आपके साथ में, लेकिन सवर्ण है, तो वो सवर्ण बिरादरी नाराज होगी कहीं ना कहीं। आपको लगता है 27 में उसका फर्क पड़ेगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? तो अखिलेश यादव भी कहने लगे कि ये कहाँ से आइडिया लाते हैं लोग, तो बड़े खतरनाक लोग हैं, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ, तो पीडीए के बदले में यूजीसी ला करके खड़ा कर दिए। तो आप लोग कहाँ से सर मतलब ये चीजें लाते हैं? देखिए, वो तो स्टैंडिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी। हाँ। उसमें 31 वो तमाम सांसदों ने उसमें कहा कि हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था, हमने सिग्नेचर कर दिया। 31 लोगों की कमेटी में 17 अपर कास्ट के लोग। हाँ, बिल्कुल। तो उन लोगों ने अपना वो कर दिया। अच्छा, एक शब्द में जानना चाह रहा हूँ कि कौशल किशोर जी के नजर से अगर देखा जाए तो यूजीसी सही या गलत लाना सरकार का? देखिए, उसमें एक पॉइंट गलत है केवल, और कोई बात। वो पॉइंट एक ये है जी कि कोई भी फर्जी केस अगर मनगढ़ंत अगर किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो जांच में अगर फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पॉइंट उसमें गलत है। जाति कोई भी हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर उस पर होना चाहिए। एक प्रॉपर कास्ट के लिए नहीं ये चीजें लागू करनी चाहिए। इससे लगता है कि लोगों ने पढ़ा नहीं। बिल्कुल। इसी पॉइंट से लगता है कि लोगों ने पढ़ा नहीं, और जिन लोगों ने बना दिया, जिन्होंने इसमें 1-2 आदमियों की जो साजिश रही या चेयरमैन जो कुछ भी रहे, जिन्होंने वो कर दिया, उन्होंने धीरे से अपना डाल दिया, और बाकी लोगों ने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो सब ऑब्जेक्शन करते। तो इसके लिए तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, निजी सचिव, तमाम अधिकारी होते हैं, तो उन्होंने नहीं बताया ऐसी चीजें? अब पता नहीं किया कैसे क्या किया, वो इसके स्टैंडिंग खैर कमेटी में आप नहीं थे। ऊपर जो है, अच्छा, चुनाव हारने के बाद में फिर प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, उन्होंने कुछ कभी बातचीत, कोई गुफ्तगू हुई? हाँ, प्रधानमंत्री जी से मेरा मिलना हुआ। बाकी तो बातें तो मैं तो वही पॉलिटिकल चीजें और वो सब चीजें कुछ डिस्कस होती हैं कि यार इस समय सदन में नहीं हो कौशल जी, इसलिए जो है कभी कभी खालीपन लगता है? नहीं, अभी तो हमें भी लखनऊ में मिले थे और हाल चाल पूछे। मैंने कहा सर ठीक है, क्या कदम, मैंने सब पार्टी का ही काम। सांसद जी, एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें जो है वो बड़ा हाईलाइट हुआ था, तो हम लोग जब बात कर रहे हैं तो फिर सारी बातें उसमें हम लेना चाह रहे हैं। तो उसमें जो है आपने बोला था कि कोई भी हाथ उठा करके बता दे कि मैंने काम ना किया हो किसी का, और उसमें एक व्यक्ति ने बोला कि आपने मेरा काम नहीं किया, तो आपने उसको भरे मंच से धमका दिया कि तुम्हारे ऊपर जो है कार्रवाई कराएंगे, तुम्हारे ऊपर जांच बिठाएंगे और तुमको जो है तुम्हारा सारा नशा उतार देंगे। तो कौशल जी इतने सौम्य सरल आदमी है, कभी हाइपर होने मैंने धमकाया नहीं, ये हाइपर होने का मतलब नहीं। हाँ, वो आदमी रियल में नशे में था। अच्छा, उतनी दूर से आप कैसे मंच से देख लिए थे? वो तो बॉडी लैंग्वेज बताती है। चेहरा लोगों को बताता। मेरे पास तो लोग आते रहते ना, चेहरा बता देता ना कि आपके लोगों ने बताया कि नशे में है सर? नहीं, मैं तो मंच से देख ही रहा था ना उसको। अच्छा। और मैंने उससे पूछा कि कौन सा काम नहीं किया। उसने ये लैंग्वेज बोली थी कि नहीं आपने नहीं किया। तो मैंने कहा कौन सा नहीं किया, बताओ ना कि कौन सा तुम्हारा, कब मेरे पास आए और जो मैंने तुम्हारा काम नहीं किया। इसका वो जवाब नहीं दे पाया। तो वो दरअसल में योजनाबद्ध तरीके से किसी के द्वारा कहलाया गया आदमी था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं गाड़ी से उतर के जाके स्टेज पे गया था। एक व्यक्ति मेरे बारे में कुछ ऐसा बोल रहा था जी, इसलिए मैं गाड़ी से उतर के स्टेज पे गया था। और मैं इसीलिए चैलेंज करता हूँ कि कोई भी आदमी आए जो बताए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरे पास आया हो और मैंने उसकी बात न सुनी हो और उसका काम ना किया हो या उसके लिए मैंने प्रयास ना किया हो, ये कोई नहीं कह सकता। डीपीए आपने बनाई पीडीए के चक्कर में, तो वो कितना सफल रहा वैसे? डीपीए को पार्टी को पकड़ लेना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। ये इस बात से मैं आपके सहमत हूँ सांसद जी। ये बातें बीजेपी को, मुझे भी लगता है कि उनको कैश करा लेना चाहिए। जो वो नहीं करा, लेकिन वो उस पे नहीं पकड़ा उसको। तो ये उनका, मैंने प्रयास भी किया, मैंने सम्मेलन भी किया, मैंने एक पूरा खुलेआम हिंट भी दिया
लेकिन अब क्यों नहीं पकड़ा मैं नहीं जानता, लेकिन पीडीए की कार्ड डीपीए थी। फिलहाल मैंने एक जो है क्या है, एक मुकदमा जो है पीडीए के खिलाफ हाई कोर्ट में। अच्छा, वो क्यों, कैसा क्या है? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और निर्वाचन आयोग का भी आदेश है, निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि न्यायपालिका से जो है इसमें आपको न्याय मिले, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है। सांसद जी, आरक्षण की बात बहुत होती है इस देश में, और आरक्षण के नाम पर पार्टियां वोट भी मांगती हैं। हम बहुत जल्दी अब इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। ये जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका, जापान, चाइना बनाने के लिए आरक्षण जो है जब मिलता है तो उसमें कोई ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है और कोई दलित भी गरीब हो सकता है। तो ये कैसे आपकी सरकार डिसाइड करेगी कि वो जो सबसे निचला 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस कोटे वाली आप बात कर रहे हैं? हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने दिया अपर कास्ट को। ये जो आरक्षण ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और एसटी का है, एससी एसटी का, ये सामाजिक रूप से जो दबाए गए लोग थे जी, इनकी लोकतांत्रिक देश में भागीदारी बराबर हो, इसलिए दिया गया। आज भी बैकलॉग की भर्ती नहीं हो पा रही, आज बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है। और मैं कह रहा हूं कि एक आपको घटना में बताता हूं कि घटना नहीं, एक सही बात मैं बता रहा हूं कि एक डिपार्टमेंट में, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा, अब कुछ तो कर दीजिए आप। नहीं, उसका इसलिए नहीं कर सकता कि वो सेंसिटिव मैटर है। हाँ। एक डिपार्टमेंट में 6000 लोगों की भर्ती होगी। अच्छा, हम सोचते हैं सांसद मिनिस्टर भी डरते हैं क्या? उनको भी डर लगता है? ये डर नहीं है, ये ऐसी जगह का मामला है जी कि वो प्रधानमंत्री का इतना करीबी दोस्त कौशल किशोर जी, और जो है कोई भी चीज खोल करके नहीं बोल रहे। हम खुल के बोल रहे हैं। हाँ। इसलिए घटना बता रहे हैं। हाँ, बताइए। डिपार्टमेंट इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला। ठीक है, ओके, ठीक है। उसमें भर्ती हुई 6000 लोगों की। आपकी सरकार की बात है जी। और उसमें आरक्षण नहीं दिया गया। ये मामला सामने आया। अच्छा, वो कौन सा डिपार्टमेंट था ये तो बता ही दीजिए। डिपार्टमेंट ही तो नहीं बताना है। ठीक है, सिक्योरिटी से जुड़ा, बाकी बात समझिए। तो 6000 लोगों की भर्ती हुई और उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया। 6000 में रिजर्वेशन के हिसाब से अगर आप देख लें, एससी और एसटी दोनों को रिजर्वेशन देते तो 12,500-13,000 लोग, 12,500-1300 लोगों की भर्ती हुई। रिजर्वेशन न देने पर 2300 लोग उसमें उसको क्वालिफाई करके आए। 2300 लोग, 2300। ये बात वहां चर्चा थी कि आरक्षण क्यों नहीं दिया। दिए होते तो इतने आते, नहीं दिए तो इतने आ गए। मैं ये कह रहा हूं कि जाति लोगों में समाई हुई है, सब में नहीं। इंसान नहीं बन पाए। डॉक्टर अंबेडकर जी का यही कहना है, मानो मानो एक समान, तब एक बनेगा हिंदुस्तान। जब तक कि हम इंसान नहीं बन पाएंगे, अपने को हम घोषित करेंगे फला जाते। मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया था कि अगर इस देश से डॉक्टर अंबेडकर जी के का जो मिशन है, जाति विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना, अगर उसको लागू करना है तो जाति सूचक टाइटल लोगों पे लगाने पर रोक लगा दी जाए, इसका कानून बने। और अगर ये बन जाए तब 1 सदी लग जाएगा लोगों को जातिवाद से निपटने में, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब जाति सूचक टाइटल जब तक लोग लगाते रहें, तब तक भेदभाव तब तक वो होता रहेगा। अपने को बताएंगे हम फला है, जाति के साथ बताते हैं हम फला है, किसी का नाम ले लीजिए फला है, तो फिर वो अगले की भी जाति जानने का प्रयास करते हैं। मुझसे भी लोग करते हैं, मैं अपने नाम के साथ जाति सूचक टाइटल नहीं लगाता। तो लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं। आपके परिवार में मुझे लगता है कि कोई नहीं लगाता, चाहे वो बेटे हो चाहे वो नहीं, कोई पत्नी हो। हाँ, कोई नहीं लगाता। अच्छा, सांसद जी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात बहुत आती है आपकी सरकार में और आपकी पार्टी में कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। आपने भी 1-2 बार बोला है, तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप एक संगठन, एक बड़ी संगठन है दुनिया की,
और उसी के दम पर जो है लगातार तीसरी बार आपने सरकार बनाई है। मुझे माननीय कल्याण सिंह जी की बात याद है कि मैं तो पार्टी में नहीं था, लेकिन वो जिस जिले में जाते थे अपने कार्यकर्ता, अपने जिला अध्यक्ष को बुला के, वह बैठते थे जिला अध्यक्ष, तो बुला करके एसपी और डीएम से कहते थे कि इनको इस जिले का मुख्यमंत्री समझना। सांसद, विधायक, प्रतिनिधियों की बात के बारे में जब तक के प्रशासन में अगर उनकी बात इग्नोर की जाएगी तो इग्नोर क्यों की जा रही है? जबकि प्रोटोकॉल है, एक विधायक अगर चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है तो प्रोटोकॉल के तहत उसको खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि खड़े होना पड़ेगा, वो प्रिविलेज में आता है। तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा? आपने प्रधानमंत्री जी से कभी बात की? ये चीज यूपी में भी बहुत लोग कहते हैं कि योगी जी के अलावा जो है किसी की सुनी नहीं जाती है। बहुत पुराना घिसा पिटा डायलॉग हो गया सांसद जी। विधायकों का कोई मतलब नहीं है, मंत्रियों के पास विभाग है लेकिन वो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो सच्चाई है ये? आपको क्या लगता है, या कुछ हद तक है? नहीं, कई लोगों ने, कई विधायकों के बयान आए हैं। हाँ, आए हैं तो सच्चाई है तभी तो बयान आए। तो ऐसे कैसे? और मेरे पास तमाम अन्य जनपदों के आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ भाई अपने विधायक से क्यों नहीं मिलते? आप यहाँ के अपने सांसद उनसे मिलो, क्यों नहीं मिलते? तो वो लोग बताते भैया वो नहीं हो पा रहा काम, वो करते हैं नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, मेरे पास क्यों आए, मैं तो सांसद भी नहीं हूँ। तो नहीं, तो ये बात आपने केंद्र में उठाई, या फिर वो जो अखिलेश यादव कहते हैं कि इंजन टकरा रहा है, वो सही है? नहीं, मैंने इस संबंध में, देखिए सब जानते हैं, मैंने इस संबंध में किसी से कोई शिकायत नहीं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने की कोई तैयारी है भविष्य में, ऐसा लगता है आपको? नहीं, जो ये भी एक बात चलती रहती है, वो तो देखिए तमाम बातें उड़ती, चेहरा बदल सकता है। आपको अच्छा चांसेस कितना लगता है बदल जाएगा? मुझे तो जरा सा भी 1% नहीं लगता। ठीक है। एक बात और पूछनी थी, वो आपके जीवन के कुछ नॉर्मल हैं, गाना वाना सुनते हैं, फिल्में देखते हैं कौशल जी? नहीं। खुद को एंटरटेन कैसे करते हैं, मतलब कैसे? मेरा एंटरटेन लोगों की समस्या है। मैं रात के 10 बजे 11 बजे तक उन्हीं के साथ मैं लौट के आऊंगा, तब भी लोग बैठे मिलेंगे। ये एंजॉय करते हैं आप ये पल? हाँ, ये मेरे पास अगर किसी दिन आदमी नहीं आएगा तो मुझको लगता है उस दिन मैं, लगता है कि बेरोजगारी आ गई है, ऐसे लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा, टेंशन आ गया। मुझे लगा कि मैंने आज कोई काम नहीं किया। हाँ, ये लगता है। संसद में सबसे करीबी दोस्त कौशल जी का कौन सांसद था, या कौन सा व्यक्ति था जिसको बड़ा मिस करते हैं? जब संसद इस बार छोटा, मतलब जैसे आप जब पार्लियामेंट के हाउस में, वैसे तो आप जाते होंगे, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? देखिए, पहले तो हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी ही हमारे नजदीक बैठते थे, हमारी उनकी सीट अगल बगल थी, तो हमारी इन्हीं से ज्यादा दोस्ती थी, आज भी है, तो चलती रहती। वैसे पार्लियामेंट में हमारे नजदीकी कई एक मित्र रहे, साउथ के रहे, जो सीट बगल में पड़ जाती थी उन्हीं के साथ बैठना, सीटें डिसाइड हो जाती ना। तो वो तो हिंदी बोल नहीं पाते होंगे ढंग से, तो फिर कैसे बात? हिंदी बोलते, हिंदी सब जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ, और सब बोल लेते हैं। हम तो सर हाउस अटेंड किए पार्लियामेंट का इस बार, तो जब हम अंदर बैठे हुए थे, हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठते हैं ऊपर, तो हम तो चेंज कर करके सुनते थे आवाज की, मतलब सभी लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी समझ लेते हैं, मगर वो उनकी जो मदर टंग है, या तो उसमें देंगे या अंग्रेजी में भाषण देते सुने होंगे। और कुछ लोग अंग्रेजी में इसलिए भी भाषण देते हैं कि अपने उनको दिखाते हैं कि मुझे अंग्रेजी है। अच्छा, कविताओं का शौक है? कविता या फिर जो है कभी? ठीक है। और बाकी जो है स्पोर्ट्स वगैरह आप कराते रहते हैं, तो वो मैराथन आपको पसंद है? खेल में कौन सा खेल आप बहुत पसंद करते हैं? मैराथन तो मैं इसलिए कराता हूँ कि मेरे बेटे की नशे से मौत हुई। हाँ, तो उन्हीं बेटे की पुण्यतिथि पे मैराथन कराने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि जब लोग दौड़ेंगे, इसलिए प्राइज जो 25 लाख का रखते हैं जी, और वो सब जनता के द्वारा प्राइज दिया जाता है। तो उसका मकसद है कि ज्यादा प्राइज के लालच में लोग दौड़ेंगे। पहला प्राइज ही 5 लाख का है। तो जब उस प्राइज के लिए दौड़ेंगे, 53 प्राइज देते हैं, तो जब प्राइज पाने के लिए दौड़ेंगे, दौड़ना पड़ेगा प्राइज जीतने के लिए,
तो दौड़ने के लिए शरीर में ताकत चाहिए, फेफड़े में दम चाहिए, तो अपने आप नशे से दूर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मकसद केवल एक है, नशे से दूर नई पीढ़ी के लोग रहें, इसलिए ये मैं इतनी बड़ी मैराथन कराता हूँ। अच्छा, वो बचपन वाले जो दोस्त होते हैं वो है अभी भी कौशल जी के पास, और कभी कभी जैसे उनके लिए कैसे टाइम निकालते हैं, या कभी दिल करता होगा ना कि यार आज बैठ लेते हैं और ये बहुत हो गया, ये काम धंधा सारी चीजें, और तो है वो दोस्त? है, ज्यादातर जो भी है बच्चे हैं यहीं पर हैं या दिल्ली उल्ली में है, बाहर निकल गए? नहीं बाहर। अच्छा, यहीं पर सब मेरे लोकल दोस्त थे। मैं तो बहुत पुअर फैमिली से रहा हूँ जी, तो मेरे दोस्त भी उसी तरीके। नहीं तो आप पुअर फैमिली से रहे, लेकिन आप भी तो दिल्ली पहुंचे और ऐसी जगह पहुंचे जहां बड़े किस्मत वाले। हाँ, वो तो है, लेकिन मैंने कभी उनको छोड़ा नहीं। वो सब है, बात होती है उसी तरीके से, और दोस्ताना ही बात होती है। कभी अलग बैठ करके गपशप। हाँ, पुरानी बातें। अच्छा, क्या बातें होती हैं कौशल जी की, थोड़ा दोस्ती वाली जब बातें होती हैं, बचपन वाले जो मित्र मिलते हैं? बचपन वाली हम लोग याद करते यार, कैसे कैसे क्या करते थे। हमारे भी एक मित्र हैं यहाँ फरीदीपुर गांव में रहते हैं, तो उनके भैया और हमारे भैया बड़े वाले वो दोस्त थे। तो वो जो है, मैं एक घटना बता रहा हूँ। तो वो गौतम समाज से, मैं पारसी समाज में पैदा हुआ। मुझे तो जाति के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मगर हमारी उनकी दोस्ती थी। तो हाई स्कूल का एग्जाम दिए, तो ये दुबग्गा पे जो है, हम लोगों ने तो क्या किया कि यार 1 महीना खाली क्या करा जाए, तो कहा चलो ट्रेलिंग सीखी जाए। तो टेलर की दुकान पे गए, तो टेलर मास्टर डरते डरते हम लोगों ने बात की। तो उसने कहा कि चलो काज बनाओ। तो काज बनाना और अंडरवियर्स सिलना हम लोग सीख गए 1 महीने में। फिर स्कूल खुल गए तो चले गए। अभी फिर वो उनकी कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी लग गई, श्याम किशोर नाम है उनका। अभी जो है रिटायरमेंट होने के बाद उनका पेंशन नहीं मिलती थी, उनका इलाज होना था, तो 5 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से दिला के दिए। तो उस दिन वो भाषण में अम्बेडकर जयंती पे बोल रहे थे, इस बात को जिक्र किया उन्होंने। मैंने कहा यार ऐसे मत बोलो, ये बातें उचित नहीं लगती हैं। अच्छा, कौशल जी का सबसे राजदार व्यक्ति इस दुनिया में कौन है? दोस्त, पत्नी, परिवार, बाहर किसी को भी, या MP MLA कोई आप मान सकते हैं, या फिर जैसे दिल की बात कभी कहनी हो, बहुत परेशान है, फिर वो फोन उधर ही जाता है एक व्यक्ति के पास? नहीं, मेरा कोई राजदार नहीं, क्योंकि मेरा कोई राजी नहीं। मेरा जो है, मैं तो जो है, जब कोई बात समझ नहीं आती है या कुछ पूछना है, तो मैं मीटिंग बुला लेता हूँ कि भाई ऐसा है, सवेरे आ जाना। 10-5 लोगों को बुलाता हूँ, फिर उनके सामने वो चीज रखता हूँ, इसका सलूशन क्या है। तो फिर वो उन्हीं से कुछ ना कुछ निकल करके आ जाता। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको लगेगा कि ये आदमी क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, लेकिन रियल में कुछ ना कुछ वो बता देते हैं। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। उदाहरण क्या, मैंने कहानी सुनी कि एक गाड़ी लेकर के 4 पहिया का लोग, टाई वाइज अप टू डेट बड़े घर के लड़के गांव पहुंच के घूमते घूमते वहां एक पहिया निकल गया। अब उनकी समझ में ना आया क्या करे। तो पागल टाइप सा दिखने वाला आदमी, फटे पुराने कपड़े पहने जा रहा था। उससे पूछा यहाँ कोई ऑटोमोबाइल की दुकान है? कहा नहीं, तो दूर तक, कई कोस तक नहीं। तो कहा हुआ क्या? कहा ये पहिया निकल गया। तो इसको कैसे? तो उसने कहा रिंच है तुम्हारे पास, रिंच वेंच? कहा हाँ है। तो कहा वो, उसने उनसे कहा तुम लोग बेवकूफ हो क्या? कहने क्यों? कहले 3 पहिए का एक बोल्ट खोल के बांध लो, फिर जहाँ दुकान मिले वहां वो कर ले। तो ये वो बुद्धि दे सकता है व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है मगर विवेक काम करता है। इसलिए मैं विवेक पर भरोसा करता हूँ। विवेक का पर्यायवाची पारक है, कबीर साहब का दिया हुआ। इसलिए मैंने पारक महासंघ बनाया कि पहले परखो, जानो, समझो, और उसके बाद विवेक का इस्तेमाल करो, सही क्या है उस पर चलने का काम करो। अंतिम प्रश्न, सांसद जब थे, या सांसद मंत्री की जो फीलिंग्स होती हैं और जो एक आम इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं, उन दोनों में आपने क्या महसूस किया? दोनों जीवन को आपने जिया, कितना विशेष होता है वो लाइफ, और वो लाइफ में क्या अंतर होता है जो सामान्य एक लाइफ होती है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि कभी आया मन में कि यार मैं सांसद हूँ या VIP हूँ? नहीं,
मैं तो एक जब विधायक बना तो ऐसे मंजन करते हुए निकल आया बाहर, तौलिया बांधे था, पहली बार की बात बता, और लैंडलाइन वाला टेलीफोन। आप समझिए कि मैं 8 बजे निकल आया, 8 के 7 बजे निकल आया और लौट के घर 2 बजे जा पाया मुंह धोने, इतनी भीड़ थी काम की। तब फिर धीरे धीरे करके रूटीन तय किया कि नहीं, पहले नहा धो लो, मंजन कर लो, उसके बाद निकलो। कुछ लोगों ने मुझे विधायक और ये सब कहना शुरू किया था, मैंने मना किया, यार भैया लोग ज्यादा कहते थे मुझे। मैंने कहा या तो जो कह रहे हो वो कहो, या मेरा नाम दो। अच्छा, यूपी में कौन से बेहतर मुख्यमंत्री रहे, मतलब मजा जिनके साथ बहुत ज्यादा आया आपको काम करके? किसी का भी आप नाम ले सकते हैं जो आपका बड़ा प्रिय रहा हो, सभी अच्छे आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ आप लोगों की एक भाषा है कॉमन जो आप कहेंगे कि सब अच्छे हैं, लेकिन मजा किसमें है? ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी कार्यकर्ताओं को तरजीह देने का काम किया, एक बेहतर अनुभव अगर हम कहें कि आपको किसके वैसे साथ? तो मेरा किसी मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मुझे मिला नहीं, ठीक है। मेरी तो ज्यादा, देखिए मैं मुलायम सिंह जी की सरकार में मैं राज्य मंत्री था, कुछ इश्यूज पे मेरी बात नहीं पर मैंने इस्तीफा दे दिया। तो मैं तो केंद्र में, फिर उसके बाद केंद्र में ही गया, वहाँ मिनिस्टर। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी जो सोच है वो दुनिया में सबसे बेहतर, और भारत को वो कृषि के क्षेत्र में नीट क्लीन बनाना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती करके, केमिकल फ्री खेती, और ऑर्गेनिक इंडिया की बात होती है। हाँ, प्राकृतिक खेती, हाँ। प्रधानमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो वोकल फॉर लोकल, अपना देश आत्मनिर्भर बने, जो 2047 तक उन्होंने नारा दिया, तो जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। तो प्रधानमंत्री जी जो 2047 में विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले 27 और 30 का तो कुछ वो होगा ना, कि मतलब इसमें फिर हम उस हिसाब से 27 में इतना कर डालेंगे या 30 में हम इतना कर डालेंगे। एक नारा दिया है प्रधानमंत्री जी, हाँ, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। इसके लिए उन्होंने 18, 19, 20 जुलाई 2025 में उन्होंने पूरे देश से करीब 500 युवाओं को बुलाया, 113 संगठन के, काशी में, और 3 दिन का मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में एक चिंतन शिविर चला कि कैसे युवाओं को नशे से बचाया जाए। मेरा भी एक सत्र था, मुझे भी बुलाया। आप तो लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं इस पर, जब से बेटे की। देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है इस देश के नौजवानों को नशे में डालने की। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है, अंतिम प्रश्न है, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण मेरा ऐसा व्यक्तिगत सर मानना है कि जनसंख्या, और जनसंख्या नियंत्रण बिल कब लाएगी आपकी सरकार? कभी बात होती है या कभी ऐसी चीजें आएंगी? लाना चाहिए, जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण ये है, ये मतलब ये, लेकिन मैं समझ रहा हूँ लोगों की समझ। देखिए, हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है, बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो उसको पहले बचपन से बताते जाते हैं, मेरा भैया दरोगा बनेगा, मेरा भैया डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बेटी इंजीनियर बनेगी, ये बनेंगे, ये जो घर में बताते जाते हैं। फिर वो पढ़ने के बाद MBA की डिग्री की, MBA की पास किए हुए, और वो फिर 5-7 हजार की जो है वो आउटसोर्सिंग की नौकरी ढूंढता है। मेरे पास लोग आते हैं। मैंने लोगों से अम्बेडकर जयंती पे पूछा कि चौराहे पे चले जाइए, आप भी चले जाइए, दुबग्गा चौराहा मिलेगा, सब मिलेगा, कौन है? ठीक। वहां पूछिए। अब इस पे जाति और धर्म दोनों चीजों को लेकर के मैं बोल रहा हूँ जी, दोनों चीजें समाहित है जी। यहाँ ब्राह्मण लोग मजदूरी करने के लिए कितने लोग खड़े हैं? एक आदमी नहीं मिलेगा। क्षत्रिय कितने खड़े हैं? एक आदमी नहीं मिलेगा। करनी वसूली लेके खड़ा हो कि हम काम के लिए आए, हमको दे दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर आप पूछो इसमें मुस्लिम कितने हैं? मुश्किल से एक को नहीं मिलेगा, शायद मिल जाए, वरना नहीं मिलेगा। ईसाई कितने? नहीं मिलेगा। सिख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कौम में ये दिमाग में बात बैठा दी कि हमको आगे बढ़ना है, और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। फिर दलित और पिछड़े समाज, फिर यही लोग पूछो तो ना, मालूम ज्यादातर आपको शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के लोग वहां मिलेंगे जो लोगों को काम करते जा रहे हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो
अंबेडकर जी ने यही बात तो कही। आज हमको मुस्लिम समाज से बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर की बात को उन्होंने पकड़ा। तो यूपी में या पूरे देश में जहां भी आपकी सरकार है, जहां पर आपकी सरकार है, हमारी सरकार नहीं, पूरे देश में आप करो, देखिए ये तो समान नागरिक संहिता लागू करिए। फिर इसमें समान नागरिक संहिता से क्या लेने देना। आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम समाज की बात ले लीजिए, ईसाई समाज की ले लीजिए, उसका उनका पहला काम है क्या काम, वो ये काम शुरू करते हैं कि किसी भी चीज को कुछ नहीं कर पाएंगे तो पंचर की दुकान पर रख लेंगे। लोग एक आदमी को काम दे देंगे, वो काम मांगने नहीं जाना है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा क्या, हाथ फैलाकर मांगने वाले नहीं, हाथ बढ़ाकर देने वाले बनो। संसाधनों पर कब्जा करना और रोजगार पे कब्जा करना, रोजगार बनाना, ये अगर किसी से सीखना है तो मुस्लिम समाज के लोगों से सीखने की जरूरत है। क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल 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 सीखना चाहिए, बिल्कुल। और हम तो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया की तो बात की, इसीलिए स्किल इंडिया की और उन्होंने विश्वकर्मा भगवान की जयंती के अवसर पर, प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन होता है, बिल्कुल, उन्होंने एक विश्वकर्मा योजना भी लेकर के आए जिसमें बढ़ई, नाई, कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, इन लोगों को और दर्जी, इन सब लोगों को उन्होंने जोड़ा और इसके लिए 15,000 की एक किट उन्होंने मुफ्त में देने का, साथ में लोगों को 5% पे ब्याज पर लोगों का लोन देने का। तो प्रधानमंत्री जी लोगों को तो रोजगार के लिए लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग मेरे फेसबुक पे लिख देते हैं कि बेरोजगार है इसलिए शराब पीते हैं। अरे भैया, शराब फ्री मिलती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है, तो पैसे से मिलती है। तो बेरोजगार हो तो पैसा घर में लगाओ यार, तुम शराब पी के अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये कि इंटरनेशनल साजिश है नशे की। आप कभी भी 13.5 लाख लोगों की मौत केवल हर साल हमारे देश नशे से होती है। नशे नहीं, केवल तंबाकू के सेवन से होती है, और शराब वगैरह के 2.5 से 3 लाख, अन्य नशे करने के ड्रग्स वगैरह लेकर के 20 लाख लोगों की मौत हमारे देश में होती है। पूरी दुनिया में, विश्व में तंबाकू के सेवन से 80 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। पूरा विश्व परेशान है, इसीलिए विश्व नशा मुक्त दिवस भी मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस अभी 31 मई को मनाया जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी लोगों से, अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए, उनके अंदर नशे से होने वाला नुकसान, मुंह से बदबू आना, किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, आपके कैंसर हो जाना, कम समय में मौत हो जाना। अभी जो विश्व बैंक ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो बताया कि पूरी दुनिया में जितने लोगों को हार्ट अटैक बीमारी है उसमें से 60% अकेले भारत में, और भारत में जितने लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी है उसमें से 22 से 45 साल की उम्र के लोगों में 66% हार्ट अटैक हो रहा है। और उसका कारण है शराब और तंबाकू। तो बचना है, लोगों को बचाना है। आप किसी की डेथ में अगर आप चले जाएं और उनकी उम्र अगर आप देखें, आप 30, 35, 40, 45 हार्ट अटैक हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं नशा ले रहा हो। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत को विकसित बनाना तो विकसित परिवार बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना तो आत्मनिर्भर इंसान बनाना पड़ेगा। तो उसे नशे से दूर रखना। बिल्कुल बिल्कुल। नशा से दूर रहेगा तो दिमाग काम करेगा, नशे से दूर नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। माँ को मारता है, बाप को मारता है, पत्नी मरते, झगड़ा करता है। इसलिए नशा मुक्त भारत बनाना है। कौशल जी, आप हमारे कार्यक्रम में, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है हमसे साझा किए, जीवन के अनुभव आपने साझा किए और कुछ दोस्ती यारी वाली बातें साझा की आपने। उम्मीद करता हूँ बाकी हम लोग थोड़ा सा अपने नेचर से जो है वो मजबूर रहते हैं, हम थोड़ा सा तीखे और तल्ख सवाल भी कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने उसको डाइजेस्ट किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे बीच में थे बेहद अनुभवी पॉलिटिशियन, नेता कौशल किशोर जी। आप कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। इनसे जो भी हमने बात किया उन्होंने बहुत ही सादगी से अपने जवाब दिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें क्या पूछना चाहिए था, जो कमी रह गई, माननीय मंत्री जी ने ऐसा क्या बोला जो गलत आपको लगा, अगर अच्छा लगा तो सराहना भी जरूर करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।